हेलो दोस्तों, मैं कमलेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लानर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्रकाश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है। हर प्रकाश फिजिक्स का चैप्टर है और हर एक एग्जाम में आता रहता है। आरपीएफ में ज़्यादा आएगा इस टाइम, साइंस का उसमें भाग ज़्यादा रहता है। आरपीएफ हो गया, जीडी हो गया, एसआई हो गया, मतलब सब में साइंस का रोल इस टाइम ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश से रिलेटेड, और एक भी क्वेश्चन इस क्लास को कर लेंगे तो छूटेगा नहीं, और एकदम सटीक और सही तरीके से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहेगा। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा, और मैं ऑप्शन नहीं लिया हूँ इसमें फ्रेंड्स, डायरेक्ट उत्तर बताया हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहेगा। बहुत कम समय में आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। ताइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, मैक्सवेल ने किया था। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग फ्रेंड्स ये अनुप्रस्थ तरंग है। एक बार बार एग्जाम में पूछता रहता है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। आइए क्वेश्चन हम लोग फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, तरंग एवं कणों दोनों समान होता है इसमें। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सही है, तरंग एवं कण दोनों के समान है। फिर प्रश्न 4 है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ के टकरा कर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक चिकने तल से टकरा कर सीधे वापस चला जाता है, उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आगे फिर देखते हैं। लास्ट तक बने रहेगा, मैंने चित्र भी लिया इसमें। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग क्या है, मतलब प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। फ्रेंड आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख। क्वेश्चन 6 है कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। और प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ध्वनि को संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती, मतलब शून्य होता है निर्वात में ध्वनि। तो आइए फ्रेंड्स, फिर हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, रोमर ने सबसे पहले ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि मध्य के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही बनी रहती है, वैसे ही मतलब रहती है। आइए क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी पर जब प्रकाश आता है तो लगभग 1 सेकंड का समय लगता है। नज़दीक है क्योंकि इसलिए बहुत कम समय लगता है। फिर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है। फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं। 11 के प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुणे 10 पे 8 घाट मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये ऊपर -1 है ना, तो इस तरह रहेगा। नीचे जो रहता है ना, ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 3 गुणे 10 पे 8 मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किरीट उसको बोलते हैं, जो कोरोना बोला जाता है। सूर्य ग्रहण के समय किरीट भाग दिखाई देता है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, मतलब पूर्ण जब सूर्य ग्रहण होता है तो कितने समय तक लगता है। तो ये 460 सेकंड तक लगता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। देखिए यहाँ पे चंद्रमा, इसका मैंने चित्र, चंद्रमा है, पृथ्वी और सूर्य। तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। इधर से चलेंगे तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की तरफ से चलेंगे तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछता रहता है एग्जाम में। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। देखिए यहाँ पे चंद्र ग्रहण है। और सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, उसको बोलते हैं प्रतिपदा। प्रतिपदा बोलते हैं सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होता है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, प्रतिपदा उसको बोलते हैं। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, किसके कारण होता है। मतलब पानी में
जो लकड़ी डालने पे उस टेढ़ा दिखाई देता है, तो किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। देखिए यहाँ पे चित्र है, पेंसिल इसमें डाला गया है पानी में, तो यहाँ पे टेढ़ा दिखाई दे रहा है। देखिए ये सीधे फिर टेढ़ा दिखा, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई दे रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ जाता है, तो वहाँ पे होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसको याद कीजिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। आज हम लोग आगे फिर देखते हैं। 19 है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। जो बूंदें होती है, वर्षा की बूंदें होती है, तो उसी को परावर्तन और अपवर्तन जब होता है ना, तो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में मुख्यतः 7 रंग होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बूंद है, ये वर्षा के बूंद है, और इधर से परावर्तन होता है या अपवर्तन हो रहा है, तो फिर ये ऐसे ही हम लोग को, फिर यहाँ पे हम लोग को ऐसे दिखाई देता है। जो प्रकाश रहता है बूंद, पानी के बूंदे पर हम लोग को रिफ्लेक्ट होता के दिखता है, तो इंद्रधनुष हम लोग को दिखता है। अपवर्तन और परावर्तन के कारण हम लोग को ऐसा दिखाई देता है 7 रंगों में। मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, पूछता रहता है कि मृगमरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ से देखिए कई क्वेश्चन बन जाएगा कि रेनबो में कितना, मतलब इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? तो 7 रंग होता है यहाँ से। और ये अपवर्तन और परावर्तन के पर बनता है वर्षा की बूंदें जब रहती है, तो इसलिए अधिकतर कभी कभी वर्षा के मौसम में दिखाई देता है ये। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अवशेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोप आधारित है। मतलब इंडोस्कोप किस लिए आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की परिघटना पर ही आधारित होता है। इंडोस्कोप जो होता है ना, जांच के लिए होता है, मनुष्य के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए होता है। देखिए यहाँ पे इंडोस्कोप में जूम कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डॉक्टर देख रहा है पेट में, यहाँ से यहीं पे इंडोस्कोप, यहाँ पे ये, तो अंदर शरीर के अंदर के जांच के लिए इंडोस्कोप होता है। बड़ा सा लिया रहता है एक तार अंदर, या नाक में से हम लोग की जगह होता है, तो यहाँ पे इसी को इंडोस्कोप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तरल से भरे हुए बीकर का तल, यहाँ पे ताल नहीं है, तल है, सॉरी, ये यहाँ पे तल है। तल किस कारण से ऊपर उठाई दिखाई देता है? मतलब कोई अगर बाल्टी है, चाहे कोई बीकर है, उसमें भरा हुआ ना, तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है हम लोगों को, तो उस अपवर्तन के कारण ऊपर दिखाई देता है। तरल से भरे हुए बीकर किस कारण के ऊपर उठाई दिखाई देता है? मतलब थोड़ा सा ऊपर, जैसे सिक्का कोई हो गया, पानी में अगर हम लोग डालते हैं, चाहे बाल्टी चाहे गिलास में, तो हम लोग को सिक्का तली तो उसका बहुत नीचे रहता है, लेकिन ऊपर हम लोग को दिखाई देता है। तो किस कारण दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण वो दिखाई देता है। सॉरी, आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। इसका जो सही ऑप्शन, हमने ऑप्शन नहीं लिया फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम लग जाता है उसमें। फिर किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। ये भी बार बार पूछता रहता है एग्जाम में कि आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति समान रहती है उसकी। जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे, उसकी आवृत्ति समान रहेगी। फिर वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है? तो धूल कण के कारण होता है। जो फैला होता है, प्रकाश जो फैलता है, तो धूल कण के कारण विसरण होता है उसका। आइए हम लोग देखते हैं कहीं कहीं कोई घर में से जैसे छोटा सा अगर रोशनदान रहता है, तो वहाँ से प्रकाश जब आता है तो उसमें छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देते हैं हम लोगों को, जब प्रकाश से होकर गुजरता है तो वही है। वातावरण प्रकाश का विसरण की वजह से होता है? तो धूल कण के कारण होता है। आइए फिर हम आगे देखते हैं। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। जो यातायात में रहता है ना, तो लाल रंग कम प्रक्षेपित होता है। फिर समुद्र नीला प्रतीत होता है, मतलब दूर से देखने पर कैसे समुद्र पूरा एकदम नीला दिखाई देता है हम लोगों को। तो किसके कारण देता है? प्रकाश के अपवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। मतलब यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यहाँ सूर्य जो समुद्र है नीला दिखाई देता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है कि सूर्य और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो उस समय हम लोग देखेंगे कि लालिमा छा जाता है आसमान में, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है लालिमा। फिर है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। इसमें इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है, लड़के बैगनी और लाल में कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बैगनी सही हो जाएगा, सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का सबसे कम लाल रंग का होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना, मतलब बुलबुला टाइप का साबुन में से झाग झाग छोटा छोटा बन रहता है, तो वही बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण होता है। फिर है 32 है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है, मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। देखिए यहाँ पे मैंने चित्र भी ले लिया, आइए इसको थोड़ा बड़ा करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये पे रेटिना, यहाँ पे देखिए मनुष्य की आँख, पहले इसको देख लीजिए, आगे वाला ये आगे वाला भाग है, और ये छोटा सा दिख रहा है हम लोग की आँख में बीच में जो काला रहता है वो लेंस है। फिर ये कछाव है, इसको बोलते हैं, ये जो साइड में देखिए ये सफ़ेद वाला होता है। रेटिना देखिए हम लोग के यहाँ पे पीछे बनता है, ये पीछे वाला हिस्सा है इतना, और ये सब आगे वाला हिस्सा है। तो रेटिना देखिए यहीं पे रेटिना है, तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हम लोग की आँखें पीछे साइड में। देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन पूछता रहता है, इसको याद कर लीजिए कि रेटिना पे बनता है। देखिए आइए हम लोग फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, जो रेटिना पर तो प्रतिबिंब मतलब कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तो होता है, लेकिन उल्टा और छोटा भी होता है, जो पीछे हम लोग रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, मगर कोई मनुष्य चाहे कोई आदमी है, अगर पूरे वो उसकी चित्र देखना है तो हम लोगों को कैसा, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी हम लोग को दर्पण लेना पड़ेगा, समतल दर्पण, तो तब उस व्यक्ति का पूरा चित्र दिखाई देगा। तो वही है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। समतल दर्पण बहुत बड़ा नहीं लेंगे, उसकी वस्तु की आधी लेंगे। वस्तु अगर 6 है तो दर्पण 3 होगा। तो आइए हम लोग फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, तो इसका अनंत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ये है और एक ये 2 है यहाँ पे, तो इसको देखिए 2 दर्पण लिया गया है तो ये अनंत बन गया है, मतलब बहुत सारे बन गए हैं। तो वही है कि एक वस्तु 2 समानांतर दर्पण पर समतल दर्पण पर बीच अगर रखा जाए तो अनंत उसका चित्र बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण होता है, तरंगदैर्ध्य से। जो प्रकाश का रंग होता है तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी बताइए, और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम में जितने अब एग्ज़ाम होंगे बहुत ज़्यादा रोल निभाएगा ये। प्रकाश चैप्टर से ज़्यादा हर एक एग्ज़ाम में आता रहता है लाइट से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल। जो पानी बरसात के दिन में देखे तो वैसे बुलबुला हो जाता है, तो वो ये गोल गोल होता है, तो अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। फिर धूप के चश्मे की क्षमता होती है, जो धूप में चश्मा पहना जाता है उसकी क्षमता होती है 0 डायोप्टर से नापा जाता है, तो 0 डायोप्टर होता है वो। फिर प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा लाल। देखिए ये प्रिज्म है यहाँ पे, और प्रिज्म को हम प्रकाश रंग ना 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। देखिए 7 रंग में है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा लाल। प्रिज्म पे प्रकाश हम लोग 7 रंगों में, जैसे हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं उसको प्रकाश को, तो लेकिन प्रिज्म में रहेगा तो उसको हम लोग देख सकेंगे 7 रंगों में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 3 मूल रंग कौन से हैं, मतलब मूल रंग कौन से हैं, तो नीला, हरा और लाल मूल रंग है ये 3। नीला, लाल और हरा मूल रंग है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, तो फोटोग्राफी में लाल, नीला और हरा रंग होते हैं।
लाल, नीला, हरा, इसको वही प्राथमिक रंग भी बोल सकते हैं। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग लिया जाता है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उत्तल लेंस लिया जाता है कैमरे में। देखिए कैमरा है और उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस ऐसे होता है, अवतल लेंस ऐसे बीच में खाल होता है, ये उत्तल लेंस होता है। तो कैमरे में उत्तल लेंस होता है। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, किसी वस्तु का स्पष्ट रूप से देखने के लिए 25 सेंटीमीटर उसका होता है। पढ़ना चाहिए हम लोगों को 25 सेंटीमीटर दूर करके। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में, लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। आइए फिर हम लोग देखते हैं कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, मतलब हीरा कटा हुआ है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चमकता है, किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चमक रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, नज़दीक स्थिति वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। बस जिसको निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु देख लेगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन मायोपिया किसको कहते हैं? मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होता है, आ निकट आ मतलब आ से अवतल, एक आप याद कर लेंगे ना तो एक ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का भी उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए फिर वही है, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस ऐसे रहता है, आ निकट आ मतलब अवतल लेंस, आवा निकट आवा अवतल लेंस। एक आप याद कर लेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है किसी तारे के रंग से पता चलता है, मतलब तारा उसका रंग पता चलता है तो उसके ताप का पता चलता है, ताप से तारे के रंग का उसके ताप से पता चलता है कितना उसका ताप है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों? चाहे कोई भी वस्तु है हम लोगों को हरा चाहे नीला क्यों दिखाई देता है? अगर हम लोग का घास है तो यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परावर्तित करती है, इसलिए हम लोगों को हरा दिखा। जो हरे रंग का प्रकाश होता है वो हम लोगों के आपस में हम लोगों के आँखों में परावर्तित करती है वही हरा रंग, इसलिए हम लोग को हरा दिखाई देता है। फिर ये जैसे पीला रंग ये है तो पीला हम लोगों के आँख में प्रकाशित जो है प्रकाश हम लोगों को ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए वो जो वो आपसे टकराता है और टकरा के सिद्ध वही कलर हम लोगों की आंखों में बनता है, तो इसलिए ज़्यादा हम लोगों को दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? मतलब रंग को हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो प्रिज्म से, एक प्रिज्म में से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, वही बताया था प्रिज्म के द्वारा हम लोग 7 रंगों को अलग कर सकते हैं। पूरा प्रिज्म में देखिए यहाँ पे प्रिज्म है, इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम 50 क्वेश्चन लिए थे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कोई ऑप्शन नहीं लिया हूँ, टाइम उसमें लगेगा, बहुत कम समय में मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया हूँ। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा प्रकाश का पूरा पढ़ लिए तो। और प्रकाश पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है इस एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी बताइए और बहुत मेहनत करते हैं इसको। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद जय भारत।